डे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इंटरफेस के फेजेस के बारे में कि इंटरफेस किस तरह एक सेल डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करता है, उसके अंदर कौन कौन से अहम फंक्शन सरंजाम पाते हैं। तो सबसे पहले ये इंटरफेस को प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर सेल की डिवीजन नहीं हो रही होती है, बल्कि सेल अपने आप को तैयार करता है। एक जनरल स्केच से समझने की कोशिश करते हैं कि पहले सेल जितने भी सेल्स होते हैं तो वो अराइज होते हैं जो पहले से यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं, तो वो सेल डिवीजन के नतीजे में सेल अराइज होते हैं। तो जो भी सेल होते हैं तो वो सबसे पहले G1 फेज में चले जाते हैं और G1 फेज में मोस्टली क्या होता है, सेलुलर कंटेंट की डुप्लीकेशन होती है। इन जितने भी सेलुलर कंटेंट्स होते हैं, चाहे साइटोप्लाज्म है, चाहे ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे प्रोटीन्स हैं, जितनी भी चीजें हैं जो कि सेल्स के अंदर मौजूद हैं, तो उसकी डुप्लीकेशन होती हैं। इसके बाद इट इज फॉलोड बाय सिंथेटिक फेज, यानी सिंथेटिक फेज के अंदर मोस्टली क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी एक कापी तैयार कर ली जाती है। इसके बाद इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोकाइनेसिस मींस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के जो सेल्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है। और माइटोसिस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, यानी द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। और ये साइकिल इसी तरह जारी रहता है। ये वाले सेल्स दोबारा G1 फेज में चले जाते हैं, यानी दोबारा से ये सेल साइकिल को रिपीट करने की तैयारी करता है, अपने आप को दोबारा सेल डिवीजन के लिए तैयार करता है। या कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि G0 फेज में चले जाते हैं, जो कि टेम्पररी भी हो सकते हैं या ये परमानेंट हो सकते हैं। यानी G0 फेज का मतलब ये है कि इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है, या तो ये परमानेंट नहीं हो पाएगा या फिर ये टेम्पररी जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा, और इसी तरीके से भी ये फिर दोबारा से G1 फेज में चले जाएंगे। यहाँ पर एक और फेज भी होता है जिसे G2 फेज बोलते हैं, जिसके अंदर ग्रोथ होती है, सेल की ग्रोथ होती है और साथ साथ में इसको चेक किया जाता है कि इसके अंदर जो सेलुलर कंटेंट्स हैं आया वो रेडी है, आया जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो आया सही तरीके से हो गई है या नहीं। तो इन तमाम चीजों को G2 फेज के अंदर चेक किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फेज है इसको G0 फेज बोलते हैं। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं जो कि नॉन डिवाइडिंग फेज होते हैं, या ये टेम्पररी होंगे या फिर ये परमानेंट होंगे। इसी तरीके से जो इस फेज है इसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन वो की जाती है, और जो G2 फेज है इसके अंदर चेकिंग की जाती है और साथ में सेल ग्रोथ भी जारी रहता है। और जो माइटोसिस फेज है इसको कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं, और इसको चार मुख्तलिफ फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है ताकि उसको अच्छी तरीके से समझा जा सके, जिसको प्रोफेज, मीटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज वो बोलते हैं। और साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। जी का मतलब होता है गैप यानी दबरानिया। तो सबसे पहले G1 के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कौन सा दबरानिया है कि जिसके अंदर कौन कौन से अहम फंक्शन सर अंजाम देते हैं कोई भी एक सेल। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सब फेज ऑफ इंटरफेज। ये सबसे लॉन्गेस्ट है, लंबा तरीन फेज है किसका, इंटरफेज का, यानी ये प्रिपरेटरी फेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है कि जिसके अंदर सेल ज्यादा अरसा गुजारता है। इसके अंदर कौन कौन से अहम इवेंट्स होते हैं, पहले सेलुलर कंटेंट्स डुप्लीकेशन, यानी सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं तो उसकी डुप्लीकेशन होती है, उसकी एक एक कापी तैयार होती है। और क्या होता है, सेल ग्रो इन साइज। जाहिर बात है जब कंटेंट्स की डुप्लीकेशन होगी, कंटेंट्स की डबलिंग होगी, तो इस डबलिंग के नतीजे में ये कंटेंट्स प्रेशर डालेगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ प्रेशर की वजह से थोड़ा सा फैल जाएगा, और इस फैलने के नतीजे में सेल साइज वो ज्यादा होगा। इसके साथ प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स वो सिंथेसाइज की जाएगी, क्योंकि ये प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होंगे डीएनए की रेप्लिकेशन और सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए। इसके साथ डिफरेंट एंजाइम्स की सिंथेसिस होगी, आरएनए की सिंथेसिस होगी, जिससे राइबोसोमल आरएनए तैयार की जाएगी,
ट्रांसफर आरएनए तैयार की जाएगी और मैसेंजर आरएनए की भी सिंथेसिस होगी। लेकिन ये बात याद रखिए कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन नहीं होती, यानी जितने भी सेलुलर कंटेंट्स होते हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, सेल साइज ग्रोथ है, सेल ग्रोथ है, बाकी सारे के सारी एक्टिविटीज वो सरंजाम होगी। लेकिन क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन इस फेज के अंदर, इस गैप के अंदर, इस दौरान के अंदर आपको नजर नहीं आएगा। इसके साथ डीएनए बेसिस यूनिट्स आर एक्युमुलेटेड फॉर डीएनए सिंथेसिस। जो डीएनए के जो यूनिट्स हैं, जिन यूनिट से डीएनए मिलकर बना होता है, तो उनको एक्युमुलेट किया जाता है ताकि डीएनए को नेक्स्ट फेज के अंदर जाते हुए उसकी रेप्लिकेशन की जा सके। उसका जो दौरानिया है उसकी अगर हम बात करें तो ये फ्यू आवर्स से लेकर फ्यू डेज तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ये डिपेंड करता है सेल के टाइप के ऊपर कि सेल की टाइप क्या है। तो इस टाइप को देखते हुए कोई भी एक सेल जीवन फेज के अंदर इतना दौरानिया गुजारता है कि वो चंद घंटों से लेकर कुछ दिनों पर मुहित हो सकता है। दूसरे फेज को एस फेज बोलते हैं, यानी सिंथेसिस फेज। इसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? इसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, यानी डीएनए की कॉपी तैयार होती है। क्रोमोसोम्स डुप्लीकेशन एंड क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ द सेल साइकिल। ये बहुत अहम तरीन इवेंट है क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डीएनए होता है, उसका रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारे के सारे डीएनए ही कंट्रोल करते हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड। जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं, जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो भी उसकी भी सिंथेसिस होती है। इसके साथ न्यू कॉपी ऑफ डीएनए आर प्रोड्यूस, नए कॉपी को भी बना लिया जाता है। नेक्स्ट फेज है G2 फेज। G2 फेज इट इज कॉल्ड सेकंड ग्रोथ फेज। इसको सेकंड ग्रोथ फेज बोलते हैं। इसके अंदर सेल ग्रोथ होती है, एटीपी को भी सिंथेसाइज्ड किया जाता है। एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी जितने भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं सेल के अंदर तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वही एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी सेल को प्रोवाइड की जाती है। यानी जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है, मिसाल के तौर पर ये एक सेल है तो पहले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं और क्रोमेटिन की सूरत में वो मौजूद होते हैं, तो वो कंडेंस होते हैं इसी तरह और एक क्रोमोसोम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वो बना लेता है। इसी तरीके से क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर बना लिया जाता है। तो क्या होता है, जो सेंट्रल रीजन है जिस पर ये दो क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके होते हैं तो इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो सेल डिवीजन के दौरान ये जो क्रोमोसोम्स है ये बीच में सेंट्रोमियर के रीजन पर ये इसी तरह तकसीम होते हैं। तो ये वाला पार्ट एक सेल में इसी तरह चला जाएगा और ये वाला पार्ट दूसरे सेल में, यानी इसी तरह जो सेल डिवीजन होगा तो एक सेल से दो सेल इस तरीके से बनेंगे। तो जो डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो वो इसी तरीके से होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो मूवमेंट है, इसके जो सेपरेशन है, सेल के एक तरफ पर इसको ले जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी तो वो इसके लिए एटीपी को बना लिया जाएगा ताकि जो क्रोमोसोम्स हैं एक दूसरे से अलहदा हो और जो अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल है इसकी तरफ ये मूवमेंट करे। इसके साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर स्पाइंडल फाइबर्स। जो सेंट्रियोल्स होते हैं इसी तरह इनसे क्या निकल आते हैं, इसी तरह धागे नुमा स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्पाइंडल फाइबर्स। और यही स्पाइंडल फाइबर्स क्या करते हैं कि इस क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, अलहदा करते हैं। तो ये जो स्पाइंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन है ये बहुत अहम है और इसके नतीजे में जो सेंट्रोमियर रीजन है इस रीजन पर ये क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट कर जाते हैं और इसी तरीके से डीएनए की रेप्लिकेशन वो होती है। इसके साथ सेल प्रिपेयर देयर सेल्फ फॉर माइटोसिस। सेल अपने आप को माइटोसिस के लिए तैयार करता है। सम पर्टिकुलर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर माइटोसिस। इसके साथ
जो माइटोसिस के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे, जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होगी, तो वो उसको भी बना लिया जाता है। इसके साथ G2 फेज के अंदर चेकिंग किया जाता है, क्योंकि जो सेल साइकिल है ये बहुत रेगुलेटेड प्रोसेस है। ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी टाइम सेल के अंदर चेकिंग का प्रोसेस होता है कि कहीं पर सेल डिवीजन के दौरान, सेल साइकिल के दौरान कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही, कोई चीज़ें ज़्यादा हैं या कम है, तो सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। उसकी जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 4 आवर्स पर ये मुश्तमिल होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है सेल के कंडीशन के ऊपर, सेल के टाइप के ऊपर। खास फेज है जिसे G0 फेज बोलते हैं, ये रेस्टिंग स्टेज होता है, यानी इस फेज के अंदर कोई भी सेल डिवीजन नहीं करा रहा होता है और ये रेस्टिंग स्टेज में होता है, यानी नॉर्मली सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, कोई डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता है। बट इफ सेल गॉट एप्रोप्रिएट स्टिमुलस दे मल्टीप्लाई, लेकिन जब भी कोई सिग्नल आता है, कोई सिग्नल एप्रोप्रिएट सिग्नल सेल रिसीव कर लेता है, तो फिर इसके दौरान सेल एक्टिवेट कर जाता है और सेल डिवीजन का प्रोसेस शुरू कर लेता है। तो ये इसका मतलब ये है कि सेल दो तरह से जीवन के फेज के अंदर मौजूद रह सकता है। एक परमानेंटली होगा कि सेल के अंदर कोई भी किसी किस्म का डिवीजन का प्रोसेस नहीं होगा, जैसे न्यूरॉन्स के सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं। इसके अलावा सेमी परमानेंटली G0 फेज होगा, यानी इनिशियली सेल G0 कंडीशन में चला जाएगा, कोई डिवीजन का प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन जो ही कोई अप्रोप्रिएट सिग्नल सेल्स की जानिब से मिलेंगे उनको, तो फिर ये एक्टिवेट होगा और सेल डिवीजन का प्रोसेस कर लेगा। तो दो तरह का हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर हम किडनी के सेल्स देखे, पेंक्रियास के सेल्स देखे, तो ये स्टेबल सेल्स है जो कि अरेस्टेड इन G0 फेज में जब ये चले जाते हैं, तो जब उनका कोई प्लानिंग ना हो कि मैंने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है और जब तक इसको प्रॉपर सिग्नल ना मिले, तो ये सेमी परमानेंटली ये G0 फेज में रहते हैं। लेकिन जब उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है, प्रॉपरली अप्रोप्रिएट सिग्नल्स उसको मिलते हैं, तो फिर ये G0 फेज से निकलकर G1 फेज में चले जाते हैं। फिर इस फेज इज फॉलोड बाय G2 और इसी तरीके से एम फेज, और इनका डिवीजन का प्रोसेस दोबारा से शुरू होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो किडनी के सेल्स हैं, जो पेंक्रियास के सेल्स हैं, ये सेमी परमानेंटली G0 फेज में चले जाते हैं और इसी तरीके से ये फिर दोबारा से ये सेल साइकिल जो है ये रिपीट करता है। लेकिन दूसरी जानिब जो हम देखें, जो परमानेंट सेल्स होते हैं जिसके अंदर किसी भी किस्म की डिवीजन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, मोस्टली अगर हम देखें जितने भी एनिमल्स बॉडी है, तो वो दो तरह के सेल्स से मिलकर बने होते हैं। एक को मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, जिनका काम होता है डिवीजन कराना, और इस डिवीजन के नतीजे में डिफरेंट मॉस ऑफ सेल्स को एड कराना, कि डिफरेंट सेल्स वो एड हो किसी भी एनिमल्स बॉडी के अंदर या बॉडी के इर्द गिर्द। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम डिवीजन कराना है, लेकिन दूसरी जानिब जो स्पेसिफाइड सेल्स होते हैं, जो मखसूस सेल्स होते हैं जिसका काम एक मुख्तस काम कराना होता है बॉडी के अंदर, तो इसको परमानेंट सेल्स बोलते हैं। और वो परमानेंट सेल्स कोई भी किसी भी किस्म की डिवीजन वो नहीं करा रहा होता है। जैसे अगर हम न्यूरॉन्स को देखें, तो न्यूरॉन्स के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता, तो न्यूरॉन्स मोस्टली G0 फेज के अंदर वो रहते हैं। इसके साथ स्केलेटल मसल सेल्स भी डिवीजन का प्रोसेस नहीं करता, तो वो भी G0 फेज के अंदर परमानेंटली मौजूद होते हैं। इसके अलावा मायोकार्डियल सेल्स भी G0 फेज के अंदर मौजूद होते हैं, यानी मायोकार्डियल सेल्स के अंदर भी किसी भी किस्म की डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता। इसके दूसरी जानिब अगर हम देखें, तो जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये डोंट एंटर इनटू द G0 फेज, यानी G0 फेज रेस्टिंग फेज के अंदर कभी भी नहीं जाते, और ये डिवीजन का प्रोसेस करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। यानी एपिथेलियल सेल्स जब G1 फेज में होता है तो डायरेक्टली इस फेज में जाएंगे, फिर इससे G2 फेज होगा और फिर M फेज यानी डिवीजन का प्रोसेस होगा। तो इनके नतीजे में जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो कभी भी रेस्टिंग स्टेज इन G0 फेज में नहीं जाएगा, बल्कि दोबारा से G1 फेज में जाएगा, और इसी तरीके से सेल डिवीजन का प्रोसेस वो होता रहेगा।
अच्छा, अब ये जो सेल है ये मुकम्मल तौर पर जब तैयार होता है, इंटरफेस का प्रोसेस मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होता है, तो इसके बाद सेल चले जाते हैं फेज के अंदर। यानी इन फेज के अंदर क्या होते हैं, डिवीजन का प्रोसेस होता है। और अब डिवीजन दो तरह का हो सकता है, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। क्या पढ़ा, कंक्लूड करते हैं। जीवन फेज में क्या होता है, इस मरहले में सेल्स जिसामत में बढ़ जाते हैं। सेल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस मरहले के दौरान आरएनए, राइबोसोम्स और कई किस्म के एंजाइम्स तैयार हो जाते हैं। इस फेज के अंदर जो दूसरा फेज है इंटरफेज का, इसके अंदर क्या होते हैं, ये सबसे अहम मरहला है। इस मरहला के दौरान डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, डीएनए की कॉपी तैयार की जाती है, सेल की बढ़ोतरी जारी रहती है। कई किस्म के प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो डीएनए की तैयारी के लिए जरूरी होते हैं तैयार कर लिए जाते हैं। रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम्स की तादाद दुगनी हो जाती है। जो नेक्स्ट फेज है, तीसरा फेज है इंटरफेज का, जिसको G2 फेज बोलते हैं। इस फेज के दौरान डीएनए की तैयारी और सरगर्म माइटोसिस का जो दरमियानी वक्त है, इसको G2 फेज बोलते हैं। इस मरहले के दौरान G1 फेज से ज्यादा होता है। इस मरहले में क्रोमोसोम्स की बस्तगी और तकलील रेशे यानी सेंट्रियोल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह की बात कर रहे हैं, की बनावट और तैयारी वो शुरू हो जाती हैं। इस फेज के अख्तिताम पर सेंट्रियोल व तकसीम हो जाती हैं।